एरिक आगे बढ़ा और मिशा को धीरे से गोद में उठा लिया। अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, उसने सख्त लेकिन नर्म लहजे में कहा। मिशा को अपनी बाहों में उठाए एरिक गलियारे से गुजरा, सीढ़ियां चढ़ा और उन्हें दोनों का साझा कमरा खोलकर अंदर गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, मिशा अचानक चौंक कर जाग गई। उसकी आंखें बड़ी और सतर्क थीं। फिर वो छटपटाने लगी। धीरे से एरिक बोला, संभल कर, पहले मुझे तुम्हें नीचे रखने दो, वरना खुद को चोट पहुंचा लोगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, मिशा फौरन बिस्तर के कोने की तरफ भागी और एरिक को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में एरिक ने एक बात नोटिस की थी। अगर शब्दों में कहूं तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, बस वो मुझे किसी चलती फिरती गाड़ी की तरह ट्रीट करती है। और शायद इसी वजह से कि वो बाकियों से इतनी अलग है, एरिक हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने लगा था। तभी उसने देखा कि उसके बालों में कुछ उलझा हुआ है। बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ाया उसे निकालने के लिए, लेकिन मिशा फौरन पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसे मारने की कोशिश की हो। एरिक रुक गया, सोचने लगा, क्या उसने सच में अभी उसे डरा दिया था? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, उसने धीमे से कहा, बस तुम्हारे बालों से वो चीज निकालनी थी। लेकिन मिशा ने खुद को कंबल में इस तरह छुपा लिया जैसे कोई शुतुरमुर्ग हो। उसने बाहर झांकने से भी इनकार कर दिया। एरिक वहीं चुपचाप बैठ गया और उसे देखने लगा। और जब मिशा ने धीरे से फिर से बाहर झांका, उसकी आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था। एरिक को अचानक दासियों की बात याद आई। मैंने कभी एक ऐसा ही बिल्ली का बच्चा देखा था, बर्फ जैसा सफेद, जो रोशनी में चमकता था। अब जब एरिक ने ध्यान से देखा तो मिशा सच में उस छोटे से किटन जैसी लग रही थी। एरिक की मुस्कान अपने आप बाहर आ गई। थोड़ी देर में मिशा खुद ही गोल होकर सो गई। एरिक उठकर चुपचाप अपनी डेस्क की तरफ गया और फिर से अपने काम में लग गया। महल से आई शाही दासियां अब लगभग मिशा की जिम्मेदारी हवेली की आम दासियों पर छोड़ चुकी थीं और जहां मौका मिलता वो बिना कुछ कहे गायब हो जाती थीं। ये बात कहीं ना कहीं एरिक को खटक रही थी। इस बीच उनकी जमीन पर रहने वाले आम लोगों में खाने की कमी होने लगी थी। समस्याएं इतनी बढ़ गई थीं कि हर तरफ ध्यान देने की जरूरत थी। और अब इसमें एक और समस्या जुड़ गई थी। एरिक ने जो जासूस अर्ल के पीछे लगाया था, वो अब एक नई रिपोर्ट लेकर लौटा था। उस बूढ़े आदमी को एक औरत के साथ एक सराय में चुपचाप मिलते हुए देखा गया था। सच तो यह है कि एरिक को शक तब से था जब उसके पिता ने अचानक क्रिस हाउस के साथ शादी का प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ाया था। ऊपर से देखने पर तो ये रिश्ता ठीक लगता था, लेकिन कहीं कुछ था जो शुरू से गलत महसूस हो रहा था। और लाख कोशिशों के बावजूद एरिक की ये बेचैनी कम नहीं हुई। तभी से उसने अपने पिता के आसपास के लोगों पर चुपचाप नजर रखना शुरू किया। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उसने नोटिस किया कि एक सराय में काम करने वाली लड़की बहुत बार उसके पिता की हवेली में आ जा रही है। पहले तो ये जानकर उसके मन में एक कड़वाहट सी आ गई, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का होता है, वहां इस तरह की भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। इसलिए उसने इसकी जांच शुरू कर दी। क्या उस लड़की को किसी ने भेजा है? क्या कोई उसके जरिए अर्ल को अपने काबू में कर रहा है? एरिक ने यह बात किसी से साझा नहीं की। और फिर जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके पिता ने सिर्फ उस औरत को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कार्ल को भी मजबूर किया कि वो उसे अपनी उपपत्नी बना ले। थक हार कर एरिक ने सारी जानकारियां एक चिट्ठी में इकट्ठा की, सबूतों के साथ, और अपनी मां को भेज दी। जवाब में उसे बस पूरी बेरुखी मिली। अगर कोई बेसब्र औरत उस बूढ़े मूर्ख को चाहती है तो रहने दो उसे, कम से कम अब मुझे हर रात उसका चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और एरिक की जांच भी अब कहीं नहीं जा रही थी। उस औरत का किसी ऊंची ताकत से कोई संपर्क नहीं मिला। एरिक ने वो चिट्ठी एक तरफ रख दी, एक हल्की सी सांस भरते हुए। फिलहाल कोई नया सुराग नहीं है। सच कहें तो उसकी मां की प्रतिक्रिया ने उसे हैरान नहीं किया। उनकी शादी हमेशा एक साझेदारी ही थी, परिवार को संभालने की एक जिम्मेदारी। तभी पीछे बिस्तर से हल्की सी सरसराहट हुई। मिशा जाग चुकी थी, वो अपनी आंखें मल रही थी, अब भी नींद में डूबी हुई, और धीरे धीरे लंगड़ाती हुई एरिक की ओर चली। एरिक ने धीरे से पूछा, तुम उठ गईं? कुछ चाहिए तुम्हें? हमेशा की तरह इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर अचानक बिना कुछ कहे वो सीधे एरिक की गोद में चढ़ गई। उसने डेस्क पर रखी एक चिट्ठी उठा ली। उसकी आंखों में जो चमक थी उसे देखकर एरिक हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? इसमें कुछ खास नहीं है। तुम तो आमतौर पर मुझसे दूर भागती हो, लेकिन आज जब तुम खुद आई मुझे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं। फिर मिशा ने उस चिट्ठी को फाड़ना शुरू कर दिया, एक एक पन्ना करके, और एरिक ने उसे रोका तक नहीं। अब तक उसके जीवन में बस जिम्मेदारियां थीं। राजा के प्रति उसकी नफरत थी, लेकिन कभी मोहब्बत को लेकर उसने कुछ सोचा तक नहीं था। लेकिन अब ये सोचकर कि यही लड़की, यही अजीब सी शांत सी लड़की उसका भविष्य बनने जा रही है, हमेशा उसके साथ रहने वाली है, ये ख्याल उसे एक अजीब अनजानी सी गर्माहट से भर देता था।
बचपन में जब एरिक ने पहली बार जाना कि एक शूरवीर बनना क्या होता है, तो उसके दिल में गर्व और उद्देश्य की भावना थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, हकीकत ने उसकी सोच को ठंडा कर दिया। चाहे इस पद का नाम कितना भी ऊंचा लगे, अंत में वो भी बस एक माध्यम था, एक औजार जिससे वंश आगे बढ़े। इसलिए उसने अपनी होने वाली पत्नी से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी। यहाँ तक कि अगर वो लड़की कागज़ फाड़ने में ही खुशी ढूंढती हो, तब भी उसे कोई एतराज़ नहीं था। सच कहूँ तो जब से उसने उत्तराधिकारी बनने के अर्थ को पूरी तरह समझा, तब से उसने शादी के उस रोमांटिक ख्वाबों पर यकीन करना ही छोड़ दिया था। अब जब सारे कागज़ टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, मिशा की नज़र अब किसी और चीज़ पर जा अटकी, एक मोहर लगी सीलबंद चिट्ठी पर, जिस पर किसी रजवाड़ी घराने की मोहर थी। इस बार एरिक ने हाथ उठाकर उसे रोका। मिशा, नहीं, ये चिट्ठी फाड़ना ठीक नहीं होगा। उसने प्यार से वो चिट्ठी उसके हाथों से ले ली। मिशा ने फिर से हाथ बढ़ाया, जैसे उसे फिर छीनना चाहती हो। एरिक मुस्कुराया और हल्के से पीछे हटा। अगर तुम मेरा पीछा भी करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं अभी इसे पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ। कमरे में उसकी हंसी और मिशा की खिंचती सी आवाज़ें गूंजने लगीं। नहीं, वो भी नहीं, कम से कम मुझे ये पढ़ने दो पहले। और इसी दौरान दूसरी तरफ काउंटेस के अध्ययन कक्ष में एक दासी धीरे से पूछ रही थी, मैडम, मार्च महीने की कविता प्रस्तुति के आयोजन की तैयारी में क्या हमें ग्रीन हाउस के लिए बड़ा हीटर लगवाना चाहिए? काउंटेस ने ठंडे स्वर में कहा, छोटा हीटर काफ़ी रहेगा। इस बार तो वैसे भी सब कुछ पहले से शांत लग रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मिशा सीधी अंदर चली आई। बिना कुछ कहे फर्श पर लेट गई और बिल्ली की तरह गुनगुनाने लगी। काउंटेस ने भौहें उठाईं। साफ जाहिर था कि वो हैरान थीं। ये तो कुछ अलग ही है। मैंने सुना था कि राजकुमारी तो ज़्यादातर दासियों के साथ ही रहती है, आज यहाँ क्या काम है उसका? एक दासी धीरे से आगे झुकी और फुसफुसाई, मैडम, क्या अब हमें उन्हें राजकुमारी कहना बंद नहीं कर देना चाहिए? आखिर अब वो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। काउंटेस ने सिर हिलाया, सही कहा तुमने, लेकिन अभी तय नहीं किया कि उन्हें क्या कहकर पुकारें। फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेडी आर्लिन, मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सीमा पर बिताया है। मुझे महल की सभ्यता और शिष्टाचार की उतनी जानकारी नहीं है, तो इस हाल में उन्हें कैसे संबोधित करना ठीक रहेगा? डायल ने नज़रें फेर लीं, मुझे भी सही से नहीं पता। काउंटेस ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। यही तो बात है, उसे न घुलना मिलना आता है, न किसी चीज़ में हाथ बटाना। तभी एक और शांत स्वभाव वाली दासी आगे आई, मैडम, मैंने पूछताछ की थी और कुछ इसी तरह के हालातों में एड बाल ने उन्हें उनके नाम से पुकारा था। शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है उनका नाम मिशा है। काउंटेस ने उस लड़की की ओर देखा और सामान्य से कहीं ज़्यादा कोमल स्वर में कहा, मिशा? लड़की की चमकती नीली आंखें धीरे से उसकी तरफ मुड़ीं और फिर अचानक वो फर्श से उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिली, जो भले ही किसी कुलीन महिला जैसी ना थी, लेकिन पूरे कमरे की रौनक को मात दे रही थी। अरे वाह! काउंटेस हल्के से हंसी। लगता है उसकी ऊंचाई ने मुझे मिशा कहने की इजाज़त दे दी है। कितना प्यारा नाम है। तभी डायल ने कहा, लगता है राजकुमारी को आप बहुत पसंद है मैडम, क्या वो रात के खाने तक यहीं रह सकती हैं? काउंटेस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, जाओ थोड़ा आराम कर लो। डायल के जाते ही काउंटेस के पास खड़ी दासी ने चैन की सांस ली। ये हालात बिगड़ भी सकते थे। एक छोटी सी गलती, यहाँ तक कि कपड़े की सिलवट भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती थी। उसने आगे कहा, जो मैंने सुना है उसके हिसाब से लेडी डायल बस राजकुमारी को नहलाने के अलावा कुछ नहीं करती और लेडी मलिका तो पूरा दिन गायब ही रहती हैं। काउंटेस हल्के से मुस्कुराईं, लेकिन उनके मन के विचार अब और पहने हो चुके थे। ये लोग कुछ ज़्यादा ही हिम्मत दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ और है। अभी के लिए बेहतर होगा कि हम इस खेल में साथ दें, क्योंकि हमें अब तक नहीं पता कि वो लोग हमारे खिलाफ क्या आरोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये बातें मिशा से छुपाने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां माथे पर रखीं। एडी, क्या तुम मेरा सिर दर्द की दवा ले आओगी? वो शायद मेरे कमरे में रखी है। एडी जब वापस लौटी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। मिशा चुपचाप काउंटेस के पैरों में सिमटी हुई थी। जैसे ही एडी पास आई, उसने देखा कि राजकुमारी सो चुकी है। उसका सिर काउंटेस की गोद में टिका हुआ था और काउंटेस वो बस वैसे ही बैठी थीं, उसे वहीं टिके रहने दिया। एडी धीरे से पास आई और दवा थामे पूछा, आप ठीक हैं मैडम? अगर सिर दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें वैद्य को बुला लेना चाहिए। लेकिन काउंटेस ने बात का रुख बदल दिया।
अब वो 20 की है ना? महल के दस्तावेज यही कहते हैं और मुझे लगता है ये सही है। कहते हैं उसने 18 की उम्र में अपनी आंखों के सामने आधे शाही परिवार का कत्ल होते देखा था। इतनी छोटी उम्र में इतना सब देख लेना ये हैरानी की बात नहीं कि वो ऐसी हो गई है। वो कितनी खूबसूरत बच्ची है और फिर भी उसकी जिंदगी बस तकलीफों से भरी रही है। उसके चेहरे की बनावट, उसकी आंखों का रंग, सब कुछ वाकई बहुत खास है, लेकिन वो बहुत दुबली है। रसोई से कहना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ ज़्यादा पौष्टिक खाना बनाएं। एडी को हमेशा यही लगता था कि उसकी मालकिन को अपनी नई बहू की कोई परवाह नहीं, लेकिन आज उसने देखा कि काउंटेस ने हर चीज़ पर ध्यान दिया था, हर छोटा सा पहलू। और तभी एडी के सीने में एक जानी पहचानी टीस उठी। क्या ये हो सकता है कि मैडम को उस लड़की में कोई और नजर आता हो? शायद राजकुमारी में उन्हें कोई अपना दिखता हो। तभी काउंटेस ने नीचे झांका। मिशा की आंखें खुल चुकी थीं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। काउंटेस ने कहा, मिशा को नाखून थोड़े काटने पड़ेंगे और बाल भी अच्छे से संवारने होंगे। जब एरिक अपनी ट्रेनिंग से लौटकर आया तो उसे बताया गया कि राजकुमारी उसकी मां के पास है, और जैसे ही वो काउंटेस के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से आवाजें आ रही थीं। मैडम, क्या आप चाहेंगी कि मैं राजकुमारी के पैर के नाखून काट दूं? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अचानक बदलाव से वो घबरा सकती है, उसकी माँ ने बहुत नरम स्वर में जवाब दिया। तुम क्या कर रही हो? एरिक दरवाजे पर ही ठिठक गया, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी माँ, जो हमेशा शांत और सोच समझकर चलने वाली थीं, ऐसी औरत थीं जो दया तो दिखा सकती थीं पर कभी आत्मीयता नहीं, यहाँ तक कि अपने बेटे के साथ भी। लेकिन जिस तरह से वो अभी राजकुमारी को देख रही थीं, वो भावनाएं साफ थीं। उस नज़र में एक ऐसी ममता थी जो उन्होंने तब से नहीं दिखाई थी जब एरिक की बहन रॉयर जिंदा थी। अगर माँ मिशा में अपनी बेटी को देखने लगी हैं तो क्या मैं सच में इसे ऐसे ही चलने दे सकता हूँ? एरिक तेजी से आगे बढ़ा। कैंची मुझे दो, मैं ही कर देता हूँ। उसके मन में ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसे अब भी वो दिन बहुत अच्छे से याद था जब उसकी बहन की मौत हुई थी, और उस दिन उसकी माँ का चेहरा कैसा था। उसे नहीं पता था कि उसे ये सब यहीं रोक देना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने खुद से कहा, रहने दो। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसके हाथ निपुणता से हिले। उसने बड़े ध्यान से राजकुमारी के नाखून काटे। मिशा ने हल्के से ऊपर देखा। उसकी चमकदार नीली आंखें एरिक पर टिकी थीं, उनमें एक शांत सी जिज्ञासा थी। गुदरुदी होती है, उसने धीमे से कहा, और तभी एडी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने मिशा की तरफ देखा और एकदम रुक गई। किसी एक पल में मिशा के चेहरे का पूरा भाव बदल गया था। ओ नहीं, अब ये खुश नहीं लग रही। एडी की नज़र पास रखी मिठाइयों की थाली पर गई। उसने बिना सोचे एक मिठाई उठाई और मिशा के मुंह में डाल दी। एक पल के लिए कमरा एकदम शांत हो गया। सब उसे घूरने लगे। एरिक ने पलकें झपकाईं और सच्ची हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? एडी ने सीने पर हाथ रखा और राहत से कहा, वो थोड़ी परेशान लग रही थी अभी, लेकिन जब भी मैं उसे मिठाई देती हूँ वो तुरंत शांत हो जाती है। मुझे लगता है उसे मिठाई बहुत पसंद है। काउंटेस हंस पड़ी। जब वो इस तरह खाती है तो बहुत प्यारी लगती है। उसे ऐसे खाते देखना सच में मेरा मूड भी हल्का कर देता है। जब एरिक ने सुना कि मामा उसे अपने साथ बाहर ले गई थीं तो उसकी चिंता कुछ कम हुई, क्योंकि जब काउंटेस साथ होती है तो किसी असली खतरे की उम्मीद नहीं होती। फिर भी उसने सोचा, आज का दिन मिशा के लिए थोड़ा ज्यादा थका देने वाला रहा होगा। शायद उसे चैपल बिल्कुल पसंद नहीं। शुरुआत में जब माँ ने कहा कि चलो साथ चलते हैं तो मिशा बिना कुछ कहे उनके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही वो चैपल के दरवाजे पर पहुंची वो जिद पर अड़ गई और अंदर जाने से साफ मना कर दिया। आखिर में उन्हें मिशा को 2 नौकरानियों के साथ बाहर ही इंतजार करने देना पड़ा जब तक प्रार्थना पूरी नहीं हुई। सोचकर लगता है आज उसका मूड अच्छा नहीं रहा होगा। शायद कल की तरह आज भी कुछ मीठा उसे थोड़ा बेहतर महसूस करा दे। इसलिए एरिक ने सेवक को रोजाना मिठाई तैयार रखने का आदेश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर टेबल पर मौजूद रहे। उसी शाम मिशा चुपचाप बैठी थी, मुंह खोले, जैसे इंतजार कर रही हो कि एरिक उसे खाना खिलाए। एरिक मुस्कुराया, आज तो बहुत आज्ञाकारी लग रही हो। फिर बोला, लगता है अब तबीयत भी ठीक है, पर सिर्फ मांस मत खाओ, कुछ सब्जियां भी खा लो। उसने प्याज और बीफ को एक साथ चम्मच में रखा और उसका मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही चम्मच मुंह तक पहुंची प्याज फिसलकर नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले आता हूँ, एरिक ने धीरे से कहा और हाथ बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रुक गया। प्याज सीधा उसके सीने पर गिरा था। अब मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। अचानक ही उसे हल्का तनाव महसूस हुआ। क्षमा करना, ये थोड़ा अनुचित हो सकता है। वो थोड़ा झुककर प्याज उठाने की कोशिश करने लगा, बिना छुए, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मानपूर्वक। लेकिन जैसे ही खाना फिर से उसके सामने आया, मिशा अचानक झपट पड़ी, जैसे उसे
जैसे किसी ने बहुत देर से भूखा रखा हो। वो सीधे खाने की तरफ मुंह बढ़ाने लगी। एरिक ने जल्दी से चम्मच पीछे खींच लिया, लेकिन तब तक मिशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एरिक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए नया लाता हूँ, ये गिर गया है, साफ नहीं है। लेकिन मिशा तो जैसे जिद पर अड़ गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से और नाराजगी से भर गया, होंठ फूले हुए, आंखें छोटी हो गईं। एरिक उसे ज्यादा जोर से खींचना नहीं चाहता था। डर था कहीं उसे चोट न लग जाए। और तभी मिशा को मौका मिल गया। उसने अचानक उसकी उंगलियों पर जोर से काट लिया। उसके दांतों की धार और होंठों की नरमी का मिला जुला एहसास एरिक के शरीर में जैसे बिजली सा दौड़ गया। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी गर्म चीज से छू गया हो। मिशा चौंक कर उसे देखने लगी, लेकिन फिर उस छोटी बिल्ली की तरह जो अपने शिकार से चूक जाए, उसने गुस्से में टेबल क्लॉथ खींच दी और पूरा खाना पलट दिया। दरवाजा चरमराया और डायाल अंदर आ गई। उसके चेहरे पर साफ झलकता हुआ तिरस्कार था। उसने कहा, फिर से? हर बार खाना इसी तरह बर्बाद होता है। क्या उसे कभी थकावट नहीं होती? वो वहीं बैठा रहा, एकदम शांत। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। काटे जाने की उस गर्म और भीगी सी अनुभूति की स्मृति अब भी उसमें बसी हुई थी। बुरा ये था कि वो एहसास अभी तक गया नहीं था। उस क्षण की तस्वीर जब उसके होंठ उसकी उंगली के चारों ओर लिपटे थे, बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। और उससे भी बुरा ये था कि वो उसे महसूस कर पा रहा था। हाँ, तकनीकी रूप से वो उसकी पत्नी थी, लेकिन असलियत में उसका बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा था। शायद उसे ये भी नहीं समझ कि पति का मतलब क्या होता है, और इसीलिए उसे एक स्त्री के रूप में नहीं देखना चाहिए। एरिक ने मन ही मन खुद से ये बात बार बार दोहराई। कोई भी सोच, कोई भी भावना उसके मन में नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके कानों पर चढ़ी लालिमा और मिशा की ओर देखने से बचता हुआ उसका चेहरा साफ उसकी सच्चाई उजागर कर रहा था। कुछ ही देर बाद काउंटेस ने उसे सूचित किया कि बुधवार को एस्टेट में एक कविता पाठ कार्यक्रम रखा गया है। उसने कहा कि उस दौरान वो मिशा पर नजर रखे। हालांकि ये सुनने में एक सीधा साधा आयोजन लगता था, लेकिन असल में ये एक ऐसा छिपा हुआ मंच था जहां कुलीन घरों की महिलाएं आपस में फुसफुसाते हुए राज दरबार की भ्रष्टताओं और सत्ता के समीकरणों पर चर्चा करती थीं। और इस बार ये आयोजन क्लैडनर परिवार के एस्टेट में हो रहा था। तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। खास बात ये थी कि क्रिस परिवार की मार्शनेस और उनकी इकलौती बेटी भी आने वाली थीं, और भले ही टूटी हुई सगाई उनकी गलती ना रही हो, लेकिन तनाव होना तय था। सब कुछ समझाने के बाद काउंटेस ने मिशा का हाथ पकड़ा और ग्रीन हाउस की ओर चल पड़ी। एरिक ने अपनी नजरें फेर लीं, मिशा की ओर सीधे देखने से बचते हुए, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकल गए, मिशा, आज तुम्हें मजा आया? काउंटेस हंस पड़ी। तुम तो किसी पिता जैसे लग रहे हो जो अपनी बेटी को नैनी के पास छोड़ रहा हो। क्यों ना तुम भी साथ चलो? एरिक ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे कुछ काम है, बस यूं ही उसे देखने चला आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मिशा पर पड़ी, उसकी सारी बातें गले में ही अटक गईं। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जरा एक नज़र डाल ही लेता हूँ। ग्रीन हाउस बहुत विशाल था, धूप से भरा हुआ और चारों ओर हरियाली की महक थी। मिशा वहाँ किसी छोटे से जानवर की तरह घूम रही थी, एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ती हुई, बड़ी बड़ी आंखों में कौतूहल भरा हुआ। उसे इस तरह देखकर एरिक के मन में सुबह से भरा तनाव धीरे धीरे ढलने लगा। लेकिन तभी दो दासियां जो अक्सर मिशा के साथ खेलती थीं उसकी ओर आईं। ओ लेडी मिशा, आप भी यहाँ हैं? आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? हम तो दिन भर आपकी राह देख रही थीं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही मिशा की नज़र उस पिंजरे में बंद पक्षी पर पड़ी, वो एकदम वहीं जम गई, जैसे किसी ने उसे जमीन से जड़ दिया हो। आसमान में बिजली कौंधी, तेज गड़गड़ाहट के साथ अंधकार को चीरती हुई। भव्य हॉल में कौवे पंख फड़फड़ाते हुए चीखने लगे। उनकी आवाज़ें हवा को चीरती जा रही थीं। दीवारों पर खून के छींटे थे और उसके पैरों के नीचे वही डरावना दृश्य बिछा था जिसे वो इतने समय से भुलाने की कोशिश कर रही थी। एक तोता बोला, उसकी आवाज़ बिगड़ी हुई थी, लगभग अमानवीय, मिशा, मुझे लगता है माँ ने कुछ गलत किया है, लेकिन जब माँ कुछ गलत करती है तब भी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, है ना? इसीलिए अब माँ। इसके आगे की बात एक भयानक चीख ने डूब गई। मिशा ज़मीन पर गिर पड़ी, अपने सिर को पकड़कर कांपती रही। उसका पूरा शरीर जैसे पीड़ा और घबराहट से थरथरा उठा। वो ज़मीन पर सिकुड़ गई, हाँफती हुई। चारों ओर खड़े सेवक एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी की आंखों में चिंता थी, किसी की आंखों में डर। कुछ लोग स्तब्ध थे और कुछ के चेहरे पर खुला तिरस्कार था। हर दिशा से नजरों का सैलाब उस टूटी हुई लड़की की ओर मुड़ गया, जो एक बार फिर सबकी निगाहों के बीच घिर गई थी। और जब सभी स्तब्ध खड़े थे, तब एरिक ही था जो सबसे पहले उसकी ओर दौड़ा। क्या तुम ठीक हो? उसने घुटनों के बल बैठते हुए पूछा। लो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर झुक जाओ। लेकिन वहां खड़े बाकी लोग अब भी चुप थे। किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। मिशा अचानक एरिक की बाहों में
समा गई, जैसे उसकी दुनिया में बची आखिरी उम्मीद वही हो। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य डर उसे जकड़े हुए हो। एरिक की आवाज़ भरी हुई थी, ये सब क्या हो रहा है? मलिका ने सपाट स्वर में जवाब दिया, युवती ने उस पक्षी को देखकर प्रतिक्रिया दी है, उसे पक्षियों से डर लगता है। लेकिन फिर उसने धीरे से जोड़ा, मगर ये सिर्फ डर नहीं है, उसकी हालत हमेशा से थोड़ी अलग रही है। तभी काउंटेस की आवाज़ तीखी और कठोर उभरी, और ये बात हमें पहले बताना ज़रूरी नहीं समझा? अगर तुम लोग इतनी सी बात नहीं संभाल सकते तो इस एस्टेट में तुम्हारा काम क्या है? तभी एक दासी ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या हम ही नहीं हैं जो रोज़ उसे नहलाते और कपड़े पहनाते हैं? एक छोटी सी बात भूल गए तो क्या मैं अब इतने अपमान की हकदार हो गई? तुम बात ही क्या कर रही हो? एडी की आवाज़ गूंज उठी, गुस्से और हैरानी से भरी हुई। लेकिन काउंटेस चुप रही और उस खामोशी में एक खतरनाक सर्द हवा घुल गई। एरिक ने उसकी माँ की आंखों में वो हल्का मगर ठहरा हुआ असंतोष महसूस किया, मगर मिशा की हालत ऐसी थी कि वहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।